हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग पढ़ेंगे, आज से ही प्रारंभ करेंगे और ये हमारा जो सेशन होगा SCERT जो बिहार सरकार की किताबें हैं, आप देख सकते हैं समग्र शिक्षा अभियान की किताबें। 6 क्लास से लेकर हम लोग 10th क्लास तक के जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, बिहार स्पेशल, सारे सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे, वो भी बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे ताकि हमारा एग्ज़ाम जो है BPSC टीचर वाला है ना, BPSC टीचर में हमारा सिलेक्शन हो सके। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। और ये देखिए, ये आपका 6ठा क्लास का जो बुक है ना, देखिए कक्षा 6 क्लास का है ना, अतीत से वर्तमान तक का 6 क्लास का आपका SCERT का बुक है ना। और भाग 1 हो जाएगा। अगर आपके पास किताब है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है ना, और पढ़ लीजिए आप भी। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, निचोड़ है इसका, समझते चलेंगे। प्रश्न पूछा जाता है इतिहास, है ना। भारतीय इतिहास को हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया और 3 भागों में ही हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। क्या 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है? जैसे में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सबसे पहले है ना, चलिए यहाँ पे पहले देख लीजिए। इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास के बारे में क्या कहता है कि मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से प्राप्त होती है। प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं यहीं से। आप SCERT का किताब जब पढ़ रहे होंगे, NCERT का किताब पढ़ रहे होंगे तो देखिएगा, है ना, जो भी प्रश्न बनाए जाते हैं डायरेक्ट प्रश्न उठाया और पूछ दिया आपके BPSC में, टीचर वाले, है ना, टीचर वाले में पूछ देता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा बेहतर तरीके से इसको पढ़ लेते हैं, है ना। क्या चलिए, यानी कि हम लोग इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करके समझते हैं। अगर हिस्ट्री की बात हो, यहाँ पे इतिहास को हम लोग, है ना, इतिहास को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं, है ना। थोड़ा इधर ध्यान दीजिए जी, आप भी पढ़ लीजिए, है ना। इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांट करके समझते हैं। सबसे पहला हो जाता है वो है प्राचीन भारत का इतिहास, है ना। प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। और 6ठा क्लास का हम लोग जो इतिहास पढ़ रहे हैं, इसके बाद ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, साइंस भी पढ़ लेंगे, है ना। इतिहास को 3 भागों में हम लोग बांट कर देखते हैं। और दूसरा हो जाता है मध्यकालीन भारत का इतिहास, है ना, मध्यकालीन भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। और तीसरा हो जाएगा आपका आधुनिक भारत का इतिहास, है ना। और तीसरा क्या है? तो तीसरा है आपके आधुनिक भारत का इतिहास, जहाँ से सबसे ज़्यादा, है ना, आधुनिक भारत का इतिहास जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में। 3 भागों में, 3 भागों में डिवाइड किया इतिहास को। प्राचीन भारत का इतिहास हो जाएगा, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो जाता है और आधुनिक भारत का इतिहास हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग प्रारंभ करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास को भी हम लोग 3 भागों में डिवाइड करेंगे। जैसे प्रागैतिहासिक काल अगर हमको पढ़ना होगा तो प्रागैतिहासिक काल को हम लोग 3 कालखंडों में बांट करके समझेंगे। जैसे मैं यहाँ पर आप समझिए, प्रागैतिहासिक काल, है ना, प्रागैतिहासिक, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं डायरेक्ट। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल को समझने के लिए हम लोग भी इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 3 भागों में सबसे पहला जो भाग होगा उसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, सबसे पहला जिसको हम लोग प्रागैतिहासिक बोलते हैं, प्रागैतिहासिक, है ना। प्रागैतिहासिक काल किसको कहा जाता है? अक्सर सवाल पूछ देता है। एक ऐसा कालखंड जहाँ पर केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। जैसे इतिहास के जानकारी के सोर्स जो होते हैं ना, उसी के आधार पे हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं। जैसे में अगर देखा जाए तो प्राचीन भारत के जितने भी इतिहास हम लोगों ने देखा, प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए और जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमारे इतिहासकार सबसे ज़्यादा निर्भर किस पर थे? पुरातात्विक साक्ष्य पे। एक ऐसा कालखंड था जहाँ पर केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिला था, यानी कि इंसानों के द्वारा
मनुष्य के द्वारा जो भी अपने जीवन में जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया, उसी पत्थरों के प्रयोग के आधार पर जो अध्ययन किया गया, उसी अध्ययन के आधार पर हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल को समझा और लिखा। यानी कि प्रागैतिहासिक काल की अगर हम लोग बात करें तो केवल यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य हमको बिल्कुल नहीं मिला है। यानी कि केवल हमें यहाँ से, है ना, केवल हमें यहाँ से क्या मिला? पुरातात्विक साक्ष्य मिला, है ना, पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर आपसे पूछ दे कि कोई ऐसा टॉपिक बताइए जो उदाहरण स्वरूप आप बता सके, है ना, कौन कालखंड को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहेंगे, तो ये हो जाता है आपका पाषाण काल। और पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर कहा जाता है ना। उदाहरण अगर पूछिए तो पाषाण काल हो जाता है। पाषाण काल इंपॉर्टेंट है ना, पाषाण काल है। और दूसरा जिसे हम लोग कालखंडों में बांटेंगे वो दूसरा हो जाता है जिसको हम लोग आध ऐतिहासिक काल कहते हैं, है ना। दूसरे कालखंडों को हम लोग आध ऐतिहासिक काल कहते हैं, आध ऐतिहासिक काल, है ना। आध ऐतिहासिक काल, ये बार बार पूछा गया सवाल है। आध ऐतिहासिक काल हम किसे कहते हैं? एक ऐसा कालखंड जहां पर हमें लिखित साक्ष्य तो मिला है, मतलब लिखित साक्ष्य हमको मिला है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका अपठनीय होने के कारण, है ना। अपठनीय यानी कि इसका लिपि जो मिला है अभी तक विद्वानों ने पढ़ने में सफलता हासिल नहीं की, और सफलता हासिल नहीं करने के वजह से वहाँ की जो संपूर्ण जानकारी है, जो प्योर और जो रियल जानकारी है, वो अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया। अगर हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ा गया होता तो हो सकता है इतिहास को कुछ अलग ही, है ना, दिशाओं में लिखा जाए। लेकिन यहाँ आधे ऐतिहासिक काल में लिपि जो है, यानी कि लिपि तो मिली है, लिखित जो है साक्ष्य मिला है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे में हम लोग किस कालखंड की बात कर रहे हैं? तो हड़प्पा सभ्यता की, है ना। हड़प्पा सभ्यता उदाहरण स्वरूप अगर आपसे पूछे तो यही होगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन वहाँ पर उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है ना, पढ़ा नहीं जा सका है। और तीसरा जो हमारा काल हो जाता है, तीसरा काल जिसको हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं, तीसरा हो जाएगा, ये है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल हम उसे कहते हैं जहाँ पे लिखित साक्ष्य भी मिला है, जहाँ पे लिखित साक्ष्य भी मिला है और उसे पढ़ा भी गया है। जैसे अगर उदाहरण आपसे पूछता है तो ये वैदिक सभ्यता हो जाएगा। लिखित साक्ष्य भी मिलता है और उसे पढ़ा भी गया है, पढ़ा भी गया है। मतलब अगर पूछता है उदाहरण में कौन सा उदाहरण दीजिएगा, तो ये आपका वैदिक सभ्यता होता है ना। वैदिक सभ्यता की जानकारी के लिए, वैदिक सभ्यता की जानकारी के लिए हम लोग पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ लिखित साक्ष्यों पर भी निर्भर हो जाते हैं, है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इस पाषाण काल की, है ना, छठा का लेवल है, उसी लेवल से थोड़ा गहराई में जाकर के पढ़ते चलेंगे ताकि बुक भी समाप्त हो जाए, है ना। पाषाण काल, अब देखिए पाषाण का मतलब क्या होता है? पाषाण का मतलब होता है पत्थर। और इस पाषाण काल को भी हम लोग 3 भागों में डिवाइड करके समझते हैं। इस पाषाण काल को भी हम लोग 3 भागों में डिवाइड करके समझते हैं। सबसे पहला हो जाता है पूरा पाषाण काल, है ना जी। सबसे पहले हो जाएगा पूरा, है ना, पाषाण काल। पूरा पाषाण काल हो जाता है, ठीक है, पूरा पाषाण काल। और दूसरा जो होगा, दूसरा हो जाता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल हो जाएगा। और तीसरा जो काल है वह नौ पाषाण काल हो जाता है ना। नौ पाषाण काल हो जाता है, बिल्कुल एकदम नवीन वाला। और यहीं से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, यहीं से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ कई समाज के बारे में पूछ देगा कि बताइए पूरा पाषाण काल के लोगों की जिंदगी कैसी थी, जीवन कैसा था। तो ये जीवन कैसा था, यहाँ पे लोग गुफाओं में रहते थे, है ना। थोड़ा सा हिंट्स में भी देखते चलिए। लोगों की जिंदगी जो थी, लोग गुफाओं में रहते थे, आखेटक थे। आखेटक का मतलब होता है शिकार करना। ये शिकारी थे, है ना।
ये लोग जो थे यहाँ पे, ये लोग क्या कर रहे थे? क्या हो गया भाई, है ना? तो ये जो लोग थे ये शिकारी थे, है ना? ये लोग शिकार पर ही अपने जीवन बसर करते थे, कंदमूल इकट्ठा करके अपनी जिंदगी गुजारते थे। अगर देखा जाए तो सबसे पहले लोगों को आग का ज्ञान था। यहीं पर पूरा पाषाण काल में अगर देखा जाए, है ना, तो पूरा पाषाण काल में लोगों को सबसे पहले आग का ज्ञान हो गया, लेकिन प्रयोग नहीं पता था कि हम इस आग से क्या कर सकते हैं। मांस पका सकते हैं, खाना बना सकते हैं, है ना, और इस आग से हम जानवरों से भी अपनी सुरक्षा को प्रदान कर सकते हैं। इसकी जानकारी नहीं थी, प्रयोग की जानकारी नहीं थी, लेकिन आग का, है ना, ज्ञान जरूर हो गया था। ये जो समाज था, ये समाज खाद्य संग्राहक था। इंपॉर्टेंट है, यह खाद्य संग्राहक समाज था, यह खाद्य संग्राहक समाज था। और यहीं पर इन लोगों ने बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया। इसलिए पाषाण काल को समझने के लिए और पाषाण काल के इतिहास को इतिहासकारों द्वारा लिखने के लिए सबसे ज़्यादा वो लोग निर्भर रहे किस पे? पुरातात्विक साक्ष्य पे। और पुरातात्विक साक्ष्य कैसा साक्ष्य था? यानी कि मनुष्य के द्वारा उस समय में मनुष्य के द्वारा जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया, उसी पत्थरों के प्रयोग यानी कि इसी पत्थरों के अध्ययन के आधार पर इतिहास लिखा गया। ठीक है। इंसान गुफाओं में रहता था, खेटक था, शिकारी था, खाद्य संग्राहक था, आग का ज्ञान था, लेकिन प्रयोग के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। बहुत बहुत ऐसी बातें थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे मध्य पाषाण काल में, है ना, मध्य पाषाण काल में धीरे धीरे समाज जो है ना, खाद्य संग्राहक तो रहा, लेकिन एक चीज जुड़ गया, वो था पशुपालन, है ना। यहाँ पे समाज पशुपालक हो गया। यहाँ पे जो समाज था पशुपालक हो गया। कभी कभी साक्ष्य पूछता है कि प्राचीनतम पशुपालन का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? तो बागौर और आजमगढ़ से, है ना। बागौर से भी हमें प्राप्त होता है। कहाँ से? बागौर से। और हमें आजमगढ़ से भी, है ना, आजमगढ़ से भी पशुपालन का साक्ष्य हमको मिलता है। और यही प्रथम साक्ष्य हमको मिलता है कहाँ पे? और ये है मध्य पाषाण काल में। और इंसानों ने सबसे पहले अगर ज्ञान था आग का, तो प्रयोग सीख लिया मध्य पाषाण काल में। आग का प्रयोग जान गया, है ना, आग का प्रयोग करना जान गया। किस काल में? तो मध्य पाषाण काल में ये लोग आते आते प्रयोग जान गए। उसके बाद जो हम लोग तीसरा जिन कालखंडों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वह हो जाएगा नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल में चीजें बदल गई। अब समाज जो है आखिर तक नहीं रहा, पशुपालक तो रहा, लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट ये जुड़ा कि अब समाज आते आते यहाँ तक नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादक हो गया, है ना। खाद्य उत्पादक हो जाता है, यहाँ पे खाद्य उत्पादक हो जाता है। और इसीलिए प्रश्न आपसे पूछता है, यानी कि नवपाषाण काल में कृषि प्रारंभ कर दिया गया। और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य भी पूछता है ना। कृषि प्रारंभ कर दी गई कहाँ से? यही नवपाषाण काल से कृषि प्रारंभ कर दिया गया। और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य हमको कहाँ से मिलता है? तो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है ना। मेहरगढ़ से जितना भी इंफॉर्मेशन पे हम लोगों ने बात किया, सारे के सारे प्रश्न पूछा गया है। अगर देखना है तो बीपीएससी के द्वारा जो घटना चक्र, यानी कि घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है, जिसमें बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, उसको पलट करके देखिए। क्योंकि अगर प्रैक्टिस सेट अगर आपको पढ़ना है, तो यही प्रैक्टिस सेट है जो आपके एग्जाम तक पहुंचाएगा, आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। इसलिए इसको ज़रूर पढ़िएगा। बाजार में जितने भी प्रैक्टिस सेट मिल रहे होंगे, थोड़ा देर के लिए उसको साइड कर दीजिए। जो भी घटना चक्र में जो प्रैक्टिस सेट है, जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न उसमें डाला गया है, उसका व्याख्या भी बड़ी शानदार तरीके से दिया गया है। उससे पता चलेगा, पैटर्न पता चलेगा, प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है, ये आपको पता चलेगा। और यही जरूरी है आप अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो नवपाषाण काल में कृषि प्रारंभ कर दी गई। और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य हमको कहाँ मिलता है? मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। जो समाज यहाँ तक गुफाओं में रहता था,
अब नवपाषाण काल में आते आते इनकी जिंदगी अस्थाई जीवन में परिवर्तित हो गई। इनका जो जीवन था इनका जीवन अस्थाई हो गया। अब ये लोग है ना अस्थाई जीवन निर्वाह करने लगे थे। और यहीं पर देखते होंगे, यहीं पे इसी नवपाषाण काल में सबसे ज्यादा हड्डियों का उपकरण मिलता है ना, सबसे ज्यादा हड्डी का है ना हड्डी का उपकरण मिलता है। जैसे बार बार आपसे सवाल पूछता है कि बिहार में भी नवपाषाण काल का एक साक्ष्य मिलता है ना। चिरांद वह जगह है, बिहार में एक जगह है चिरांद, जहाँ से हमें नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ से ढेर मात्रा में है ना हड्डियों के उपकरण मिले हैं। और हड्डियों के उपकरण में हमको हिरण का सिंग जो है इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कई बार बिहार वालों ने है ना बीपीएससी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा है ना, ये प्रश्न पूछा है आपको। अब आते हैं हम लोग अपने बुक पे आते हैं है ना। देखिए क्या लिखा है ना, बुक पे आइए। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया। प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास है और आधुनिक भारत का इतिहास है। प्राचीन भारत के इतिहास में यहाँ पर कहता है कि मानव जाति के इतिहास की जो जानकारी है ना, मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से प्राप्त होती है। कई स्रोत है ना। पुरातात्विक साक्ष्य है, पुरातात्विक साक्ष्य में बहुत सारे हैं। कुल्हाड़ी है ना, बड़े बड़े पत्थर हैं, औजार है, खुरपी है, हाशिया है, हथौड़ी है ना, बहुत सारा चीज़ है। पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ लिखित साक्ष्य है ना मानव जाति के स्रोतों के संदर्भ में। फिर यहाँ कहता है कि पुस्तक हाथों से लिखित होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। और ये पांडुलिपियों प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों में लिखी जाती थी। पहले कोई कागज का आविष्कार तो हुआ नहीं था है ना, लिपि का आविष्कार हो गया। और लिपि को है ना लंबे समय तक रखने के लिए क्या किया जाने लगा, इसका प्रयोग जो है ताड़पत्रों पर और भोजपत्रों पर लिखी जाने लगी। और बहुत ही सुरक्षित तरीके से उसको सहेज कर रखा जाता था है ना पांडुलिपियों को। आज भी अगर आप मूवी देखते होंगे चाइना का तो देखते होंगे लकड़ियों पर, कपड़ों पर है ना, ताड़पत्रों पर आपको उनकी लिपि जो है, संदेश जो है जो राजा का, वो मिल जाता होगा है ना। डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुमरार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं। और इस खुदाई में सोने के बैल के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। SCERT 6 क्लास का है ना, SCERT 6 क्लास का क्या है, ये हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल की बात है। तो चंद्रगुप्त महल के राजमहलों की अगर बात करें तो कुम्हरार अगर हम लोग जाएंगे तो कुम्हरार में अभी भी इसका प्रमाण आपको मिलता है वहाँ पे, ठीक है। और जहाँ राजाधिराज रहता था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए लकड़ियों का एक बहुत बड़ा राजमहल बनाई गई थी। कई इतिहासकारों ने, कई लोगों ने इसकी तुलना उस जमाने में सूषा और एकबतना जो सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, उसके राजमहलों से किया। और उन्होंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य जहाँ राजधिराज यानी कि जहाँ राजमहलों में रहता था, वह राजमहल सूसा और एकबतना से भी सबसे शानदार और सबसे भव्य था। इसलिए कई लोगों ने यह भी कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य जिस महल में रहता था, लकड़ी के महल में, शायद लगता है उसे देख करके कोई आम इंसान के द्वारा नहीं, किसी देवता के द्वारा बनाया गया लगता है। कई लोगों ने कई बातें लिख दी है ना। अब यहां पर कहता है सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे जिस पर राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या काई लिपि अंकित होती थी। सिक्कों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ना। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सिक्कों के अध्ययन को हम लोग मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पूछा गया सवाल है ना। सिक्कों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। चलिए वन लाइनर टाइप का, उसमें पूरे डिटेल्स में हम लोग पढ़ते चलेंगे है ना। रेडियो कार्बन विधि
यानी कि सी कार्बन की मात्रा का पता लगाकर उस जीव की आयु निर्धारित करते हैं। जैसे आप देखते होंगे हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता के कालखंडों को पता करने के लिए, है ना, कई तरीके आजमाए गए और कई इतिहासकारों में विभेद पैदा हो गया। सारे लोगों का अलग अलग मत सामने आया कि भाई हड़प्पा सभ्यता इतना से इतना काल तक होगा, इतना से इतना काल तक होगा। लेकिन कार्बन 14 के माध्यम से, है ना, 2350 से लेकर के 1750 BC तक एकदम सटीक जो निर्धारण किया, आयु जो इसका निर्धारण किया, इसीलिए हम लोग, है ना, इसको ज़्यादा सटीक मानते हैं और इसी से हमें, है ना, सटीक जानकारी हमें प्राप्त होती है। तिथियों का मतलब क्या है? तिथियों का मतलब यहाँ पर देखिए, पहले हमारे देश में, है ना, पहले हमारे देश में तिथि की गणना विक्रम संवत और शक संवत से के आधार पर होती थी, पर अब मुख्यतः ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। जन्म को 0 वर्ष माना जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं ईसा पूर्व को, ईसा के जन्म के पहले जो भी कालखंड है उसको ईसा पूर्व कहा जाता है और जन्म के बाद को हम लोग ईस्वी कहते हैं। यही चीज़ें समझाने की कोशिश यहाँ पर किया गया है ना। चलिए, ये है आपका खुदा बख्श लाइब्रेरी। खुदा बख्श लाइब्रेरी जो है कहाँ पर स्थित है? तो खुदा बख्श लाइब्रेरी है आपको पटना में। पटना कहाँ? तो बिहार की राजधानी है पटना, है ना। और इस पटना की स्थापना किसके द्वारा किया गया? पटना नामकरण किया गया शेरशाह के द्वारा, है ना। कई नाम है इसके, इस पटना के कई नाम है। इसको हम लोग पोलीब्रोथा भी कहते हैं, इसको हम लोग पोलीब्रोथा भी कहते हैं, है ना। पाटलीग्राम भी कहते हैं हम लोग, पाटलीग्राम भी कहते हैं, है ना। पाटलिपुत्र भी कहते हैं, है ना, पाटलिपुत्र भी कहते हैं। इसको हम लोग इसको पुष्पपुर के नाम से भी जानते हैं, पुष्पपुर कहा जाता है। इसको कुसुमपुर भी कहा जाता है ना, कुसुमपुर भी कहा जाता है। इसको अजीमाबाद भी कहा जाता है, अजीमाबाद। कई नामों से हम लोग, है ना, इस पटना को जानते हैं। पाटलिपुत्र गंगा सोन गंडक संगम पर बनाया गया, स्थापित किया गया और इसकी स्थापना अजात शत्रु के द्वारा किया तो गया, लेकिन इसको राजधानी के रूप में और बसाया भी उसका पुत्र था जिसका नाम था उदयन, है ना। अजीमाबाद एक मुगल राजकुमार थे जिन्होंने इसका नामकरण किया। मुगलों के समय में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध नाम हुआ वह था पटना, जिसके पीछे सबसे ज़्यादा संघर्ष किसका था भाई? शेरशाह के द्वारा। शेरशाह ने इस नाम को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाई और मुगलों के समय में सबसे ज़्यादा यह नाम प्रसिद्ध हो गया, है ना। चलिए, गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय पालीगंज स्थित, कहाँ पे? भरतपुर में है। अनेक पांडुलिपियाँ यहीं पर सुरक्षित है। अनेक जो पांडुलिपियाँ है, ये पांडुलिपियाँ यहाँ पे क्या है? सुरक्षित है यहाँ पे, है ना। चलिए, भौगोलिक पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग जानते हैं। भौगोलिक पृष्ठभूमि क्या है ना। भौगोलिक पृष्ठभूमि में देखेंगे तो भौगोलिक पृष्ठभूमि में इस भारत को हम लोग 4 भागों में डिवाइड करते हैं। 4 भागों में बांट करके हम लोग समझेंगे। जैसे उत्तर के जो पर्वतीय प्रदेश है ना, जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हैं, जिसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं तथा सिक्किम, है ना। सिक्किम क्या है? तो सिक्किम, है ना, सिक्किम प्रदेश सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे भारत का अगर मैप आप देखिएगा, है ना, भारत का अगर मैप हम लोग देखें यहाँ से, है ना, भारत का अगर मैप हम लोग देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है, अगर इतना हम लोग इसको डिवाइड कर दे तो यही है आपको तराई प्रदेश हो जाता है। तराई वाला भाग होता है ना। यही पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक पहुंचता है ना। यहाँ सिक्किम का जो क्षेत्र देख रहे हैं हम लोग, वहाँ तक। और कभी कभी बिहार के संदर्भ में पूछा जाता है, जैसे बिहार में हम लोग अगर देखेंगे इसको, है ना, तो ये मैप ले लीजिए, है ना। ये बिहार का अगर मैप हम लोग देख लें, यहाँ पे यही गंगा नदी है जो बिहार को 2 भागों में डिवाइड करती है ना। बिहार को 2 भागों में डिवाइड करती है। ये हमारे बिहार का सबसे बड़ा जिला है जिसका नाम है
पश्चिमी चंपारण, है ना, पश्चिमी चंपारण। और इसी पश्चिमी चंपारण से पतली पट्टी सी बिल्कुल आपको किशनगंज तक जा रही है, किशनगंज तक। और इसी पतली पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग तराई क्षेत्र कहते हैं, जो बार बार पूछा जाता है। और यहाँ पश्चिमी चंपारण से लेकर के जो किशनगंज तक जो डिस्ट्रिक्ट हमको दिख रहा है, ये 7 जिले हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है बार बार, है ना, ये भी जो प्रश्न है ये बार बार पूछा जाता है। ठीक, उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, यह देश का सर्वाधिक, है ना, यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है, सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे इसको, है ना, ज्योग्राफी की क्लास में जब हम लोग 6 क्लास, 7 क्लास, 8, 9 और 10th में जब हम लोग ज्योग्राफी का SCRT प्रारंभ करेंगे तो इसको पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। इतिहास में सिर्फ एक जानकारी दिया है, क्योंकि जब तक हम ज्योग्राफी को अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे, इतिहास को हम बेहतर गहराई में जाकर के नहीं समझ सकते। जिसको ज्योग्राफी का थोड़ा नॉलेज होगा वह इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगा, क्योंकि ज्योग्राफी से रिलेटेड है ये सब चीज़ें, है ना। दक्षिण के पठार के अंतर्गत, दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा ताप्ती बहती है ना, उत्तर में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती है। आप यही देख सकते हैं, अगर ये भारत हम लोग ले, है ना, तो यही है आपका नर्मदा, ये नर्मदा नदी है और ये ताप्ती नदी हो जाता है, नर्मदा ताप्ती, है ना। और ये कहाँ, तो पश्चिम के तरफ में ये प्रवाहित होने वाली नदियाँ है। ठीक है, दक्षिण के पठार के अंदर उत्तर में नर्मदा और ताप्ती बहती है। अब इसके बाद मिलेगा आपको एकदम अच्छा टॉपिक मिलेगा पढ़ने के लिए। विंध्याचल एवं सतपुड़ा की पहाड़ी उत्तर भारत और दक्षिण भारत का क्या करता है, दोनों को अलग करता है। उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करने वाला अगर आपसे पूछे तो यही विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ है। भारत को 2 भागों में डिवाइड करने वाला उत्तर भारत और दक्षिण भारत। जैसे में कभी कभी हम लोग देखते हैं, ये हमारा अगर मैप हो जाता है ना, अगर हम लोग ये मैप की बात कर दें, है ना, अगर मैप की बात कर दिया जाए तो यहाँ पे आप देखते हैं ना, ये वाला जो क्षेत्र जिसको 23.5 डिग्री भी आप कह सकते हैं, जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा, है ना। भारत को 2 भागों में डिवाइड करने वाला यह रेखा है जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और यहीं पर आपको मिलेगा विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, है ना, यहीं पर विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मिलेगा। और यही विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ इस भारत को 2 भागों में डिवाइड करता है ना। एक हो जाता है ये उत्तर भारत और दूसरा हो जाता है दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। जैसे आप देख सकते हैं, यही कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर के प्रवाहित होता है, 8 राज्यों से होकर के यह रेखा गुजरती है। और ये रेखा भी भारत को 2 भागों में डिवाइड कर देता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। 23.5 डिग्री उत्तर नॉर्थ में है यह, इसलिए हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। अगर यही आपको दक्षिण में होता, है ना, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है यह भारत, भारत की अवस्थिति कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में, है ना, जैसे आप समझ सकते हैं ना। चलिए थोड़ा सा हम भी आपको बता दें क्या जी। तो ये हो गया हमारा, है ना, ये अर्थ हो जाता है क्या, ये है अर्थ। 6 क्लास को समझने के लिए, है ना, बहुत सारा चीज़ें करना पड़ता है। बेसिक जानकारी, बेसिक जानकारी इतना आसान नहीं है, पढ़ना पड़ता है उसके लिए, है ना। यही 0 डिग्री अक्षांश इसको हम लोग कहते हैं। पूरब से पश्चिम मिलाने वाली जो रेखा है ना, पूरब से पश्चिम मिलाने वाली जो रेखा है, इसी को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसी को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं, कई नाम है इसके। इसी को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, इसी को हम लोग इक्वेटर भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा भी इसी को कहा जाता है ना, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और पूरब से पश्चिम मिलाने वाली जो भी रेखा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, है ना, पूरब से पश्चिम मिलाने वाली रेखा जो भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यही है अक्षांश, है ना, यही अक्षांश है। और बिल्कुल बीचों बीच में ये जो रेखा हम लोग देख रहे हैं, इसी को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। और यही गोलार्ध को 2 भागों में डिवाइड करता है, यानी कि यहाँ से उत्तर वाला क्षेत्र को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और ये 0 डिग्री अक्षांश से दक्षिण वाले क्षेत्र को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं,
दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, है ना। और इसी गोलार्ध में हमारा ये भारत है, इसी गोलार्ध में हमारा भारत है। अब स्थिति पूछेगा कि भारत किस गोलार्ध में है, तो ये भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। और यहीं पर देख सकते हैं आप, है ना, यहीं जो क्षेत्र है आपको 23.5 डिग्री, यही 23.5 डिग्री है ना, यही 23.5 डिग्री जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, है ना। ये उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, है ना, कर्क रेखा के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। उसी तरह से सेम टू सेम है ना, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री है, इसी को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री, है ना, 23.5 डिग्री है यह मकर रेखा। अब यहाँ पर ये भी समझ जाइए, है ना। चलिए इसी से हम लोग बना लेते हैं, पीला वाला से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखा है, पूरा दिख रहा होगा ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग देशांतर कहते हैं, है ना। कभी कभी पूछता है कि भारत की स्थिति किस का विस्तार अगर पूछता है कि अक्षांश और देशांतर बताइए, कितने डिग्री अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर के मध्य में स्थित है, तो ये सवाल भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, है ना। तो यही है नॉर्थ पोल और साउथ पोल की मिलाने वाली जो रेखा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग देशांतर कहते हैं, है ना। इसी को हम लोग देशांतर कहते हैं। मुझे लग रहा है कि अब दोबारा आप भूल नहीं पाइएगा, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग देशांतर कहते हैं, है ना। चलिए फिर बुक पे आ जाते हैं। ठीक है। अब जो चौथा पॉइंट है कि सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश बनाए जाते हैं, है ना। अब दर्रा हम लोग किसको कहते हैं, अगर दर्रा पूछता है कि दर्रा और सब कुछ कराने वाले हैं, क्योंकि यहीं से प्रश्न ही पूछता है। ये तो 6 क्लास में एक सामान्य परिचय कह सकते हैं, परिचय के रूप में था। इसके अंदर जैसे ही हम लोग प्रवेश करेंगे तब टॉपिक डिवाइड होगा। तो टॉपिक डिवाइड जैसे ही होगा हम लोग वहाँ पे अंदर जा कर के उसको पढ़ेंगे, है ना। पहले शब्दों का मतलब भी समझें। जैसे दर्रा कहता है, दर्रा किसको कहते हैं, पहाड़ियों के बीच संकरे जो रास्ते होते हैं, एकदम पतला सा रास्ता होगा, है ना। यानी कि 2 पहाड़ियों के बीच में एक पतला सा रास्ता है, आने जाने का रास्ता मिल जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। जैसे आप देखते हैं पश्चिमोत्तर के साइड में जितने भी भारत में आक्रमणकारी हैं, सभी लोगों ने उस दर्रा का प्रयोग किया। जैसे बोलन दर्रा, गोलन दर्रा, गोमल दर्रा, ये सारे खैबर दर्रा, इन दर्रा से जितने भी भारत में आक्रमणकारी हैं, है ना, वो भारत में क्या किए, लूटे, और लूटने के बाद उसी दर्रा से वो चले गए। आने जाने का रास्ता था। 2 पहाड़ियों के बीच जो संकरे क्षेत्र होते हैं, संकरे जो रास्ते होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं, है ना। खैबर, खैबर दर्रा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के बीच में है। हिंदू कुश के सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला में है बोलन दर्रा। पाकिस्तान में बलूचिस्तान का एक प्रमुख दर्रा है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जो क्वेटा को जैकाबाद से जोड़ता है ना। बिंद के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का विस्तार किया, है ना। महापाषाणिक संस्कृति का क्या किया, विस्तार कर दिया। और महापाषाणिक संस्कृति में क्या है, मृतकों को दफनाया, उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे पहले के समय में। क्योंकि जब हम लोग पाषाण काल पढ़ेंगे तो पाषाण काल में आपको, है ना, दाह संस्कार की विधियों के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। दाह संस्कार की विधियाँ आज हम लोग भारत में, है ना, आधुनिक समय में लोगों का क्या सिस्टम रहा है वो तो जानते ही जानते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में लोगों ने अपने जीवन में, है ना, किस तरीके से दाह संस्कार करते थे वो भी आपको पता चलेगा। चलिए, कुलडीहवा, चौपानी, मांडो ऐसे स्थल हैं जहाँ सबसे पहले चावल उपजाने का प्रमाण मिलता है ना। क्या कहता है, कुलडीहवा, ये इलाहाबाद के क्षेत्र में पड़ता है कुलडीहवा, और चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य आपको मिलता है यहाँ से, कुलडीहवा से। कुलडीहवा और चौपानी मांडो ऐसा स्थल है जहाँ से सबसे पहले हमको चावल उपजाने का प्रमाण मिलता है। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले
ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोश अथवा इंडोश कहा, है ना। सिंधु नदी, और सिंधु नदी के तट पे दुनिया के सबसे महान सभ्यता पली फूली फली, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। उसके जितने भी समकालीन सभ्यता और संस्कृति थी, हमारे भारत में हड़प्पा सभ्यता की तुलना किसी भी सभ्यता और संस्कृति से नहीं किया जा सकता था। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग मोहनजोदाड़ो की सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, और हड़प्पा सभ्यता को हम लोग काशयुगीन भी सभ्यता कहते हैं। दुनिया में अगर दुनिया को किसी ने सबसे पहले अगर कांसा बनाने का तकनीक और ज्ञान अगर दिया, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही पूरी दुनिया को सबसे पहले कांसा बनाने का, है ना, ज्ञान दिया था, तकनीक दिया था। कांसा बनता है तांबा और टीन को गला करके बनाया जाता है, और ये ज्ञान प्राप्त था सबसे पहले किसको, है ना, हड़प्पा सभ्यता के वासियों को। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को काशयुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है ना, काशयुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ईरानियों ने अपने पुस्तक जो धार्मिक ग्रंथ था, जिसको अवेस्ता कहा जाता है, उसी अवस्था में, है ना, वो लोग शौक को ह कहता था, है ना, शौक को ह कहता था। जैसे सिंधु, है ना, सिंधु नदी की सहायक नदियों में हम लोग देखेंगे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इस तट के किनारे रहने वाले लोगों को, है ना, क्या कहा गया। अब देखिए, अवेस्ता की पुस्तकों में शौक को, है ना, शौक को ह पढ़ा गया, इसलिए सिंधु को हिंदू कहा गया, सिंधु को हिंदू कहा गया। इन्हीं ईरानियों के द्वारा, इन्हीं मुसलमानों के द्वारा ये नाम रखा गया, भारत का नाम रखा गया हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान नाम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ मुगलों के समय में। मुगलों के समय में सबसे ज़्यादा नाम हिंदुस्तान जो है वह प्रसिद्ध हो गया। इन लोगों ने अपने ग्रंथों में, है ना, श के बदले क्या पढ़ते थे, ह पढ़ते थे। बहुत ऐसी चीज़ें थी, ठीक है। आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोश अथवा इंडोश कहा, है ना, और इस तरह से हमारे भारत का नाम पड़ गया क्या, हिंदुस्तान। मगध प्रथम बड़ा साम्राज्य था, मगध प्रथम बड़ा साम्राज्य था, है ना, यहाँ पर। तो चलिए हम लोग अब यहाँ से प्रारंभ होता है प्रारंभिक समाज क्या था। अध्याय 3 में अगर आपके पास किताब होगा 6 क्लास का, है ना, यदि आपके पास किताब है ना, अगर ये बुक आपके पास है, देख लीजिए। हम लोग तो पढ़बे करेंगे, पढ़ाई में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो अच्छे तरीके से एकदम शुरू से शुरू किए हैं, है ना। यही बुक है ना, 6ठा क्लास का ये इतिहास है समग्र शिक्षा अभियान की, है ना। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिए, है ना। सिर्फ प्रैक्टिस सेट करने से काम नहीं चलेगा, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए, आप चाहते हैं कि 4.0 में आप रिजल्ट को हासिल करें, तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है ना। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।